सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, ये उस दौर की बात है जब बरे सगीर पर अंग्रेज़ हुकूमत करते थे। एक बाजार में मस्जिद के बिल्कुल सामने बाजे वालों की दुकान थी और उस दुकान का मालिक एक गैर मुस्लिम शख्स था जो खुदा के वजूद का सिरे से ही इनकारी था। इसलिए जब मस्जिद में अजान होती तो खुदा की तरफ बुलाए जाने का ये पैगाम सुनकर उसे बड़ी तकलीफ होती। अजान के बाद मुसलमानों को मस्जिद की जानिब जाता देखकर उसका खून बाकायदा खोलता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि उसने अगले ही दिन उस पर अमल भी शुरू कर दिया। वो ख्याल ये था कि जैसे ही नमाज का वक्त होता और मस्जिद में मौज़िन अजान देता तो ये बदबख्त शख्स बड़े वाला बाजा पूरे ज़ोर शोर से बजाना शुरू कर देता और जब तक मुसलमान नमाज पढ़कर फारिग ना हो जाते ये बाजा बजाकर उन्हें तंग करना शुरू रखता। अब हुआ कि इर्द गिर्द के दुकानदारों ने भी उसे बहुत समझाया कि मुसलमानों की इबादत में खलल ना डालो। मुसलमानों ने भी उसकी मिन्नत समाजत करके देख ली, लेकिन वो शख्स बहुत ढीठ था, टस से मस ना हुआ, बल्कि उल्टा उन्हें कहता कि जब तुम्हारी अजान से मुझे मसला नहीं है तो तुम मेरे बाजे से क्यों तंग हो। इस बात पर आखिर एक दिन झगड़ा बढ़ गया। बात ज़बानी लड़ाई से हाथापाई तक जा पहुंची। उसके हमायती भी मैदान में आ गए। इससे पहले कि उस फसादी का फैलाया हुआ फसाद फैलता, कोई ज़ख्मी होता या कोई जानी नुकसान होता, किसी ने थाने में इत्तला दे दी। जिस वक्त ये खबर थाने पहुंची उस वक्त एक अंग्रेज़ अफसर थाने का मुआयना करने आया हुआ था। पुलिस एहलकारों के साथ वो भी फ़ौरन मौके पर पहुंच गया। अब एक दूसरे से लड़ते लोगों को अलग किया और मामला दरियाफ्त किया। तो बाजे वाला बोला कि बैंड बाजा बजाना उसकी रोज़ी रोटी है, अगर वो बैंड और बाजे के साथ रोज़ प्रैक्टिस ना करे तो उसका काम मुतासर होगा और मुसलमान उसका काम बंद करवाना चाहते हैं। मुसलमानों ने शिकायत की कि जब वो अजान देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो ये शख्स ऐन उसी वक्त बाजा बजाता है जिससे उनकी इबादत मुतासर होती है। अब अंग्रेज़ अफसर बड़ा अक्लमंद था, बड़ा सियाना था। उसने कहा कि अभी पता लगा लेते हैं कि फसादी कौन है। उसने बैंड बाजे वाले से कहा कि ज़रा बैंड बाजा बजा कर दिखाओ कि उसकी आवाज़ कितनी ऊंची है। बैंड बाजे वाले ने फ़ौरन बजाना शुरू कर दिया। फिर उसने मौज़िन को बुलाया और कहा कि अब तुम अजान देकर दिखाओ। मौज़िन ने अदब से जवाब दिया कि जनाब इस वक्त किसी नमाज का वक्त ही नहीं है, अजान अपने वक्त पर ही होगी। अब ये सुनकर उस अंग्रेज़ ऑफिसर ने कहा बहुत खूब, फैसला हो गया, यानी बाजा तो किसी भी वक्त बजाया जा सकता है, अजान अपने वक्त पर होती है। इसलिए उस अफसर ने उस फसादी को खबरदार किया कि वो जितना मर्जी बैंड बाजा बजाए मगर नमाज के वक्त नहीं, अजान के वक्त बिल्कुल नहीं। अगर उसने अजान या नमाज के दौरान ये हरकत की तो फिर उसकी खैर नहीं है। यूं आप कह लें कि जीत हक की हुई और बातिल हाथ मलता रह गया। इस कहानी का सबक क्या है? मैं अक्सर कहती हूँ कि कहानी सबक के लिए होती है। जब आप सबक सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट भी करना सीखिए कि उस सबक को आप अपने ज़िंदगी में भी अपना उसूल बना लें जो आपने सबक सीखा। अब इस कहानी का सबक क्या है कि जी बेवक की जो रागनी छेड़ना है ना, वो अक्लमंदों का नहीं बल्कि बेवकूफ़ों का काम होता है और ऐसा करने वालों का फ़ायदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अब ये तो माजी की कहानी थी। बात कर लेते अपने हाल की, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की, जहाँ इस वक्त कुछ नासमझ लोग बेवक की रागनी छेड़कर निज़ाम लपेटना चाहते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल अब आपके सामने है। कल PDM की क़यादत ने इलेक्शन कमीशन के बाहर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया और अपोजिशन के इस पावर शो में अगर कोई कमी महसूस की गई तो वो सिर्फ अवाम की पावर की कमी थी। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे गरीब लोगों को राशन, पानी और पैसे का लालच देकर इस सियासी थिएटर को बाकायदा कामयाब दिखाने की कोशिश की गई। फॉरेन फंडिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग भूल गए कि इदारे इंसाफ सिर्फ इल्ज़ाम देखकर नहीं करते बल्कि इसके लिए सबूतों की ज़रूरत होती है। कल PDM के स्टेज से क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन सब सबूतों के बगैर ज़बानी कलामी। कहा गया कि PTI फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। कल इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। ये बड़ा वार था, बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूँगी बहुत कड़ा वार। लेकिन ये लोग भूल गए कि इमरान खान क्रिकेट के कप्तान रहे और अब मुल्क के कप्तान हैं। ऑपोजिशन के इस बॉल पर वज़ीर आज़म ने ऐसा छक्का मारा कि गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया। अब PDM वाले मुतालबा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को कटहरे में लाएं। आज वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि सब पार्टियों की फॉरेन फंडिंग का मामला देखें, पार्टी रहनुमाओं को बिठा कर केस सुने और इसकी समाअत TV पर चलाएं। अब आए ना सब कटहरे में। वज़ीर आज़म ने तो खुद को पेश कर दिया। बहुत बहुत खूब वज़ीर आज़म साहब, आपके एक ही बयान ने PDM का ये सियासी हमला बना दिया। लेकिन JUI के सरबराह के पास एक और कार्ड भी है, मज़हब का कार्ड।
कल भी जलसे में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर यहूदी लॉबी का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाए। और इन इल्ज़ामात का सबूत क्या है, ये ज़रा पीडीएम सरबरा का क्लिप देखिएगा। इसे कह लें आप, क्योंकि मसला भी आपका है, फतवा भी आपका है। आप हुकूमत को कहते हैं कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती। मुझे ज़रा बताइए, आप कौन सा हुब्बुल वतनी की सनद दे रहे थे? आपका सियासी कार्ड नाकाम हो गया, अवाम ने आपके इस बयानिए को रद्द कर दिया, तो फिर अब आप मजहबी कार्ड खेलने के चक्कर में आ गए हैं। JUI ने कल कराची में मिलन मार्च का ऐलान किया था। उस मार्च का नाम इसराइल मुर्दाबाद मार्च है। बहुत अच्छे, मैं भी इसराइल को तस्लीम करने के ख़िलाफ़ हूँ। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, ये हुकूमत का वाज़े ऐलान है। फिर ये मिलन मार्च क्यों किया जा रहा है, ये भी JUI पार्टी के कायदीन ने वाज़े कर दिया। मैं आज एक ऑनलाइन एक खबर पढ़ रही थी नाजरीन, मिलन मार्च के हवाले से। उस खबर को पढ़कर मुझे ये पता चला कि इस मिलन मार्च के चक्कर आखिर क्या चलाना चाहती है JUI की क़यादत। ज़रा आप भी सुनिएगा, आपके साथ भी मैं ज़रा शेयर करती हूँ कि करना क्या चाह रहे हैं ये। इस मार्च को लेकर कराची में JUI के जो अहम रहनुमा हैं उनका इजलास हुआ। इस इजलास में बातें क्या की जा रही हैं, सुनिए ज़रा क्या कहा गया। 21 जनवरी को होने वाला इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च नई तारीख रकम करेगा। इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च तारीखी रेफरेंडम साबित होगा और यहूदी एजेंटों और नाअहल हुक्मरानों को घर बेचकर ही दम लेंगे। अब देखा आपने, आ गई ना वो क्या कहते हैं, बिल्ली थैले से बाहर। इसे कहते हैं मजहब की आड़ में सियासत। इसराइल मुर्दाबाद के नाम पर लोगों को बाहर निकालेंगे और नारे अपनी सियासत के लगाएंगे। ये जो बार बार यहूदी एजेंट वाली तकरार है, ये बिला वजह नहीं है। JUI और नून लीग वाले मिलकर ये गर्दान बिला वजह नहीं कर रहे, दोनों मिलकर मजहब कार्ड खेलना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि पीपल्स पार्टी मजहब की आड़ में सियासत बिल्कुल नहीं करना। इसीलिए अभी तक खबरें यही हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने JUI को इस मार्च की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। कोरोना भी शायद वजह हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इसी मजहब कार्ड का रास्ता रोकने की पीपल्स पार्टी की अपनी सी कोशिश कह लें। लेकिन हुकूमत के बुग्ज़ में नून लीग इस पर भी राजी हो गई है। मरियम नवाज का जरा क्लिप देखिएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद इसीलिए कल पीडीएम सरबरा और नून लीग की नायब सदर की तकरीर है ना, इसका मौजू एक ही था, भारतीय फंडिंग, इसराइली फंडिंग, यहूदी एजेंट। यानी कल सियासी कार्ड की नाकामी देकर वहीं पे फैसला कर लिया गया कि अब तो मजहब कार्ड ही चलाया जाएगा, क्योंकि उसमें तो हम नाकाम हो गए। अब इस कार्ड को चला के देख लेते हैं। अब इनकी नाज़रीन आइंदा जो सियासत है ना, मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। इन्हें पता चल गया है कि इनका ये बयानिया पिट चुका है, फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है, अवाम में पिट गया है, लोग घास नहीं डाल रहे हैं, इसलिए अब मजहब की आड़ में हमले करेंगे। आप देखिएगा, अब इनके जलसों में भारतीय एजेंट, यहूदी एजेंट का शोर ज़्यादा होगा। कल इसराइल के खिलाफ मार्च है, इसराइल की मजम्मत में 2-4 जुमले होंगे, बाकी सारा गुस्सा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे निकाला जाएगा। इसराइल से बैकडोर राब्ते के किस्से कहानियाँ भी शायद सुनाई जाएंगी। लेकिन अवाम को तो पता है कि माजी में ये राब्ते कौन करता रहा। के रहनुमाओं ने इसराइल का दौरा किया। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम याद करवा देते हैं। क्लिप जरा देखिए। कादरी है ना नाजरीन, JUI के साबिक रुकन, ये साहब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनके कहने पर इसराइल गए थे और खुफिया तौर पर, जिसका अजमल कादरी बरमला एतराफ़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने इन्हें भेजा क्यों था? सुन लिया आपने कि वो इसराइल से ताल्लुकात को भी कारोबार की नज़र से देख रहे थे। अब शायद मियाँ साहब ने सोचा होगा कि चंद फैक्ट्रियाँ वहाँ भी लगा लेते हैं, क्योंकि बिजनेस तो मियाँ साहब ने अपना बढ़ाना है, पैसा ही बहुत है मियाँ साहब के पास। ये सोच है इन लोगों की नाज़रीन, जो हकीकत है। अब हर चीज़ को पैसे में तोलते हैं, सिफारतकारी हो, सियासत हो, जमहूरियत, नारे, वोट को इज्जत दो के मारते हैं और इज्जत बाकायदा ही नोटों को देते हैं। और एक और बात, नून लीग की जो नायब सदर हैं, पाकिस्तानी वफ्द के इसराइल जाने की झूठी खबर पर PTI हुकूमत पर तो बड़ा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बरस रही थी बाकायदा। लेकिन ये जो अजमल कादरी हैं, इनके जो एतराफ़ी बयान है, इसके बाद चुप का रोज़ा क्यों रख लिया गया? और सवाल तो JUI पे भी उठता है, जो इसराइल मुर्दाबाद मिलन मार्च करने जा रही है, किस मुंह से करने जा रहे हैं कि उसी के कारकुन इसराइल के दौरे करते और इसे तस्लीम करने की बातें करते, क्यों बाहर जाते रहे? किस मुंह से निकलते हैं लोग बाहर? इनको तो ये क्लियर नहीं होता कि इनका माजी कैसा था और ये क्या करने जा रहे हैं। अब मेरा इशारा अजमल कादरी और मौलाना शरानी की तरफ है, जिन्होंने अब खुद को JUI फेस से अलहदा कर लिया था। और दूसरा, ये जो PDM में दूसरी जमातें हैं, वो इस मामले पर मौलाना की मौजूदगी में क्या कुछ कहती रहीं और मौलाना कुछ भी ना बोले। अब ये भी बड़ा सवाल है। अब ये ANP रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन, टीम ज़रा इनका क्लिप चलाइएगा, सुनिएगा नाजरीन क्या कहते हैं। ये सुना नाजरीन आपने, मियाँ इफ्तिखार साहब अरब ममालिक के इसराइल को तस्लीम करने की बाकायदा बात कर रहे हैं। इस तब्दीली को
खुश आइंद करार दे रहे हैं। आपने सुना अपने कानों से, पाकिस्तान को भी सोच कर फैसला करने का मशवरा है इनकी ज़ुबान पर। ठीक है, इन्हें अपनी सियासी राय देने का पूरा हक है। अब मेरा सवाल तो JUI वालों से है कि यहाँ उनके सरबरा क्यों चुप रहे। एक शख्स उनके सामने इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहा है और वो खामोश हैं, और दूसरी तरफ जो शख्स बार बार रियासत मदीना का जिक्र करता है, मुल्क को इस सांचे में ढालने की बात करता है, आप उसे यहूदी एजेंट करार देते हैं। सबूत क्या है कि मौलाना साहब का दिल ये कहता है। अब नाज़रीन, JUI सरबरा इसराइली एजेंट कहते नहीं थकते हैं, उसका इसराइल को तस्लीम करने के बारे में फिर मौक़िफ़ इतना मुख्तलिफ क्यों है? यानी ये कहते हैं कि वो इसराइली एजेंट हैं, ये बार बार इमरान खान साहब को इसराइली एजेंट कहते हैं और स्टैंप लगा लगा के, मोहरे लगा लगा के लोगों को पक्का करने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ इनकी बात पर यकीन किया जाए। और वो शख्स जिसको इसराइली एजेंट कहते हैं, जिनका नाम इमरान खान साहब है, वो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के वजीर आजम है, उनका तो इसराइल के हवाले से, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बाकायदा दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। क्या कहते हैं वो, ज़रा चलाइएगा टीम जी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस दो टोक मौक़िफ़ के बाद भी उन पर इसराइल को तस्लीम करने का इल्ज़ाम लगाना, नाज़रीन इसी को कहते हैं मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़हब की आड़ में सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। यानी एक बंदे का मौक़िफ़, ये जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान साहब, उनका दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। इसके बावजूद उनको यहूदी एजेंट कहने का मतलब क्या बनता है, मुझे बताएं। कि इसको हम बेवक्त की जो रागनी है वो अलापना नहीं कह सकते। बेवक्त की रागनी जो है वो छेड़ने वालों का अंजाम भी यकीन जानिए। जो मैंने आपको आगाज़ में कहानी सुनाई थी ना बैंड बाजे वाली, उसी तरह का अंजाम होगा ऐसे लोगों का। क्योंकि बतौर पाकिस्तानी हम फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती और इसराइली जुल्म के खिलाफ हर मुजाहरे में जाने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। लेकिन अगर कोई इसराइल मुर्दा की आड़ लेकर अपनी सियासत जिंदाबाद करना चाहता है, सियासी दुकानदारी चमकाना चाहता है, तो उसका साथ तो PDM की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी देने को तैयार नहीं है, जिसने JUI को साफ साफ अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि ये चलन अब नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आज सामने आई है, जब वज़ीर आज़म ने वज़ीरिस्तान के इलाके में 3G 4G सर्विस शुरू करने का बाकायदा ऐलान किया। इमरान खान साहब का क्या कहना था कि जी भारत इंटरनेट के ज़रिए वज़ीरिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और नौजवानों को उकसाने की कोशिश भी कर सकता है। 4G का ऐलान ताख़ीर से करने की भी ये वजह थी। अब आज से वज़ीरिस्तान में 3G और 4G खुल जाएगा और जनूबी वज़ीरिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए वज़ीर आज़म की जानिब से उठाया जाने वाला जो इक़दाम है ये बेशक काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने वज़ीरिस्तान में सेहत कार्ड के इजरा का भी ऐलान किया है। उनका कहना था कि हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा और डैम बनाकर पानी का मसला भी हल करेंगे, नौजवानों को स्कॉलरशिप देंगे और पीछे रह जाने वाले इलाकों में नौजवानों के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी रखेंगे। अब नाज़रीन, आज का दिन भारत और उनके पालतू कारिंदों के मुंह पर अगर मैं कह दूं कि एक तमाचा है तो गलत नहीं होगा। जो वज़ीरिस्तान के लोगों को वर्गला कर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तमाचा पड़ा उनके मुंह पे। और दूसरी जानिब एक और अहम पेशरफ्त यह है कि अमेरिका में ट्रंप के स्याह दौर का इख्तिताम हो चुका है और आज अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी अहम समझी जा रही है। नौ मुंतखब जो सदर हैं जो बाइडन, उनसे अमरीकी अवाम समेत अरकीन वतन को भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ते हैं। क्या अमेरिका में तब्दीली की हवा चल पड़ी है? क्या वाकई जो बाइडन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे भी या फिर नहीं? ट्रंप के जाते अरकीन वतन के लिए बड़ी तब्दीली क्या आएगी? जो बाइडन के फैसले अमेरिका समेत दुनिया भर की सियासत के लिए कितने तब्दील कुन साबित होंगे, कितने अहम साबित होंगे, इन तमाम मामलों में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटरनेट 3G और 4G सहूलत आज से शुरू करने का ऐलान किया है। आपको पता है कि भारत हमेशा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और फैलाता भी, ये कोशिशें करता है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे को लेकर आज का ये जो इक़दाम है ये आपको कितना अहम दिखाई देता है? थैंक यू अरमान जी। देखिए, एक तरफ तो ये इंतहाई अहम इक़दाम है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने अपने खिताब में पहले न देने की वजह बताई थी वो सिक्योरिटी रीजन थे, क्योंकि हाइब्रिड वॉर में जब अमन भी ना हो और कन्वेंशनल वॉर भी ना हो रही हो तो जो हाइब्रिड वॉर होती है
इसमें प्रोपेगेंडा और डिसइन्फो लैब में जो कुछ सामने आया वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। इसमें प्रोपेगेंडा, सबवर्जन, सैबोटाज और इन तमाम चीज़ों का सहारा लिया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया की एक्सेस है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक और इन इंस्टाग्राम से जो कुछ काम हो सकता है, वो इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। लिहाजा इसी वजह से नहीं दिया जाता था। अब जब दे रहे हैं तो इसकी दो वजह हैं। या तो हमने अपने सिग्नल्स और उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिक्योरिटी फेंस बिल्ड करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी फेंस, या तो हमने वो बिल्ड कर ली है। और दूसरा वजह ये होती है कि जब अपने लोगों पर एतमाद हो और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, तो हमें पता है कि ये लोग उनके हाथों में खिलौना नहीं बनेंगे। वो जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो वैसे ही हमारी सफ़ों में मौजूद हैं और यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो जब उनकी निशानदेही हो चुकी है तो मेरे ख्याल में ये एक कॉन्फिडेंस है जो नॉर्थ वजीरिस्तान और फॉर्मर फाटा जो इस वक्त केपी का हिस्सा है, उन लोगों पर एतमाद का इजहार है कि उनको इस काबिल समझा गया कि अब इनको ये फैसिलिटी दे दी जाए। ठीक है। अच्छा जरा साहब, एक तरफ दहशतगर्दों का खात्मा, अब दूसरी तरफ कबायली इलाके की बहाली, जो मुल्क मुखालिफ कुव्वतें हैं, क्या उनके लिए कुछ जगह बची है मुंह छुपाने के लिए? देखिए फिजा, ये जो आप बात कर रही हैं इससे भी कहीं ज्यादा वहाँ हो चुका है। वहाँ यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मार्केट बन रही है, और जो रोड नेटवर्क बना है, जो क्रिकेट स्टेडियम बन गए हैं, वहाँ की पुलिस की रसाई हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं। तो वहाँ जो इस वक्त डेवलपमेंट का पेस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक वो लोग दे विल बी एट पार विद द पीपल एट पेशावर, क्योंकि ये लोग ये नेग्लेक्टेड एरियाज थे। अब इनको एट पार लाने के लिए जिस अज़्म का आज प्राइम मिनिस्टर ने इजहार किया और जिस फोकस का, उस फोकस से इन लोगों को एट पार लाया जा सकेगा। और मैं तो उस एरिया में बहुत पहले रहा हूँ, 1980 में, जब वो बिल्कुल फाटा एरिया होता था और बड़ा वीरान और बहुत कम वहाँ के हालात बड़े मुख्तलिफ हुआ करते थे। तो आज अगर वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि कितनी बड़ी मार्केट्स बन गई हैं, कॉलेजेस बन गए हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मार्केट बन रही है, रोड नेटवर्क बन गया है, प्ले ग्राउंड और स्टेडियम बन गए हैं, तो वो तो बिल्कुल एरिया ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो सबोटाज और सबवर्जन के लिए जो टारगेट होता था, अब हिंदुस्तान को इंशाल्लाह और उनको कुव्वतों को जो होस्टाइल है, अब उनको वो जगह इंशाल्लाह नहीं मिलेगी और ये जगह जूं जूं श्रिंक होगी। और इसमें मुहिब्बे वतन जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट फाइटर्स रहे हैं हमारे साथ। तो मोहम्मद और इन तमाम ट्राइबल एजेंसी जो पहले एजेंसीज हुआ करती थी, इनको लोग आर्म्ड फोर्सेस में तो बहुत पहले से आते थे और हमारे बड़े अच्छे दोस्तियां थी इनके साथ और बड़े डेडिकेटेड और कमिटेड सोल्जर्स हैं। तो उनकी मजीद मोटिवेशन बेहतर होगी और इंशाअल्लाह वो अपनी हुबुल वतनी से दुश्मन के अज़ाइम को डिफीट करेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये जनूबी वज़ीरिस्तान आपको पता है कि हमेशा से दहशतगर्दों के निशाने पे रहा है, बड़ा टारगेट किया जाता है इस जगह को। कबायली अजला का जो इंजमाम रोकने और इंतशार फैलाने की बड़ी बड़ी कोशिशें की गई हैं। अभी जो डिसइन्फो लैब ने जो राजों से पर्दा उठाया वो भी आपके सामने, उसमें भी इनका जिक्र किया गया। क्या इन अजला में जो मामूल की बहाली है, इसके बाद आप समझते हैं कि अफगानिस्तान से भारत की जानिब से फिर कोई शरंगेजी का खतरा हो सकता है? आप अफगान बॉर्डर एक्चुअली बहुत बेहतर समझते हैं, बहुत तवील है, बहुत खतरनाक है। यकीनन फिलहाल उसमें जो 2-3 काम हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, वो तो हमें पता है कि जब तक पूरा बॉर्डर फेंस नहीं होता और इल्लीगल क्रॉसर के रास्ते तमाम बंद नहीं हो जाते, उस वक्त तक वल्नरेबिलिटी रहेगी। फिर जब तक ये 30 लाख के करीब अफगान रेफ्यूजीज, जिनकी अब 2 नस्लें यहाँ आबाद हो चुकी हैं, इंटर मैरिजेज हो चुकी हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन और वो नहीं हो जाती और जिनको वापस जाना है अफगानिस्तान में, जब तक वो नहीं चले जाते तो उस वक्त तक फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ गई हैं। इनको हमने अभी मज़ीद बेहतर बनाना है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंशाअल्लाह चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी और ये रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। एक वक्त ये अफगान अपने मुल्क में वापस भी चले जाएंगे और बॉर्डर फेंस जब मुकम्मल हो जाएगी और पोस्टों पे हमारे तमाम पूरा बॉर्डर 2620 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है, ये जब मुकम्मल तौर पे फेंस हो जाएगा तो इस शरंगेजी के इम्कानात बहुत मसदूद हो जाएंगे। वो जिन कुव्वतों की तरफ वो इशारा कर रहे थे, उनमें आप देखें, इसमें अभी कोई
छुपाने वाली बात है नहीं। फजलुर रहमान ने क्या कहा था इस जो फॉर्मर फाटा को जब शामिल किया जा रहा था बड़े कौमी धारे में, उसने कहा था ये कौम ने इज्तमाई खुदकुशी कर ली है और इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है। ये तो उनकी और अचकजई की सोच थी और वो चाहते थे कि ये खिता ऐसा रहे जहां उनका कंट्रोल रहे और इन ट्राइबल लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहें। लेकिन जब वो मुहिब्बे वतन लोग अब मेन कौमी धारे में आ गए हैं तो इनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी अमेरिका के हवाले से बात कर रहे थे। जो बाइडेन ने बतौर सदारती उम्मीदवार जो इमिग्रेशन से मुतालिक ट्रंप के इकदाम हैं, आपको पता होगा कि उसको अमरीकी इक़्तिदार पर हमला तक करार दे दी है। जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं सदर ट्रंप से कितनी मुख्तलिफ होंगी आपके मुताबिक, यानी दुनिया की सियासत में किसी किस्म की तब्दीली मुतवक्के है और अगर होगी तो किस तरह की तब्दीली आपको नज़र आती है? फिजा ये बहुत कब्ल अज़ वक्त है कुछ कहना, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये रिवायती सियासतदान है, बहुत एक्सपीरियंस है। कब के ये सेनेटर और सेनेट की फॉरेन कमेटी में भी रहे हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ओबामा के साथ 8 साल, और ये इस तरीके से बहुत एक्सपीरियंस इंसान है और ये रिवायती सियासतदान है। ये एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी का इन्हें पहले से बहुत अच्छी तरह समझ है और ये अपनी पॉलिसीज को लेकर उस तरीके से चलेंगे जहां कॉन्फ्रंट्रेशन, मेरी जाती ख्याल ये है कि वो पहले के मुकाबले में बहुत कम होगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम उम्मा का इसलिए करके गए हैं कि उन्होंने जिस नहज पे इजराइल को पहुंचा दिया उसने मुस्लिम उम्मा में बड़ी डिवीजन क्रिएट कर दी। जब तल अवीव से जेरूसलम कैपिटल ले गए, वहां एक बहुत बड़ा धचका लगा पैलेस्टीनियन कॉज को और मुस्लिम उम्मा को। फिर जब उसकी रिकग्निशन के लिए मुस्लिम उम्मा के अंदर ममालिक के ऊपर प्रेशर ला के उन्होंने उनको तस्लीम कराने के लिए एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जो अभी तस्लीम करने ही जा रहे हैं या कुछ कर चुके हैं, तो उस वजह से भी हालात खराब हुए। फिर ईरान के साथ वो न्यूक्लियर मुआहदे से बाहर निकल गया, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज अभी तक उधर उस मुआहदे पे कायम है, तो उन्होंने ईरान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने मुस्लिम उम्मा का बड़ा नुकसान किया। फिर मुसलमानों की इमिग्रेशन, जो 59 कंट्रीज थी, वो लोग जब मुसलमान अमेरिका जाएंगे तो उनके ऊपर बहुत पाबंदियां लग गई थी जिनको आज जो बाइडेन खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें डिसाइसिव फैक्टर होगा कि अमेरिका चीन के खिलाफ या चीन के साथ किस तरह के ताल्लुकात को लेके आगे चलना चाहता है। उनका जो कंपटीशन है वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन किस तरीके से चलेंगे, क्या वो एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करेंगे या कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करते हुए ट्रेड भी करेंगे, अपनी पॉलिसीज को भी बढ़ावा देंगे और कन्फ्रंटेशन को कम करेंगे, ये फैक्टर बुनियादी तौर पर डिसाइड करेगा। लेकिन बहुत अहम बात ये है जो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को अभी, हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं या जो बड़े लेवल पे सोचते हैं लोग, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि इस रीजन में पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुका है, वो चीन है, और अमेरिका भी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुका है और वो हिंदुस्तान है। तो जब दोनों के पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अलग हैं, तो अब साउथ एशियन पॉलिसी में दोनों का वजन अपने अपने पलड़े में रहेगा। ये ताल्लुकात इन बड़े दो मुल्कों के जितने नॉन कॉन्फ्रंट्रेशनल होंगे, इतने रीजन में अमन और लास्टिंग डेवलपमेंट होगी। और अगर वहाँ कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रहता है तो फिर खिते में उस तरीके का अमन या उस तरीके की जो फिजा जिसको हम समझ रहे हैं, शायद वो बिल्ड ना होने पाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनरल एजाज जवान साहब आपके वक्त। नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में इस वक्त मीडिया हाउसेज और मीडिया लॉजिक का जाली रेटिंग्स का धंधा जारी है। बोल के बाद उर्दू वन टीवी चैनल ने भी इन काली भेड़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। सिंध हाई कोर्ट में उर्दू वन टीवी चैनल के जो कंपनी सेक्रेटरी हैं खुरम शहजाद, उनकी जानिब से आइनी पटिशन भी दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार का क्या कहना है कि जी टीवी चैनल्स रेटिंग जो रेगुलेशंस 2018 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी
एक वक्त में इश्तिहारात और रेटिंग के कारोबार नहीं चला सकती, मगर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए पैमरा ने मीडिया लॉजिक को लाइसेंस जारी किया, जबकि मीडिया लॉजिक के मालिकान मोमेंटम मीडिया, काइनेटिक पाकिस्तान और एक्टिव मीडिया के नाम से पहले ही इश्तिहारी कंपनियां चला रहे हैं। मीडिया लॉजिक अपने जाती मुफाद के लिए चंद मनपसंद टीवी चैनल्स को फायदा पहुंचाता है और इश्तिहारात का काला धंधा चलाता है। पीबीए के मीडिया ग्रुप्स इस मीडिया लॉजिक के काले धंधे में मुलव्विस हैं और इसी डील के तहत कुछ चैनल्स को दूसरों पर तरजीह दी जाती है। आईनी पिटीशन में यह भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक रेटिंग एजेंसी का लाइसेंस सिर्फ पाकिस्तानी शहरी को दिया जाना चाहिए, लेकिन मीडिया लॉजिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान दानिश कनाडा के रिहायशी हैं, मगर लाइसेंस के लिए पाकिस्तानी होने का झूठा ढोंग रचाया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से पीबीए की मनसूखी और मुतल्लिका मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी मुतालिबा किया, जिसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत, पैमरा, मीडिया लॉजिक समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया। मजीद बात करेंगे सदीक जान से। सदीक, मुल्क में जो मीडिया माफिया एक घिनौनी साजिश है, इसमें ये मीडिया माफिया जो बाकायदा साजिश में मुलव्विस है, मसरूफ़ है, जो रेटिंग की घिनौनी साजिश है, क्या हुकूमत तक ये खबरें पहुँच ही नहीं पा रही, या फिर हम कह सकते हैं कि माफिया इतना ताकतवर है कि हुकूमत भी डरती है इस माफिया से, हुकूमत कमज़ोर है इस माफिया के आगे, बेबस है? देखिए, मसला यह है कि हुकूमत ने भी किसी न किसी इदारे से कहना होता है, और जैसे आपने पीबीए का जिक्र किया, आपने ये रेटिंग के धंधे की बात की, इनका जो नेक्सस है हमने देखा है कि वाकई इसमें माफियाज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिस तरह आपने बताया कि अब ये मामला सिंध हाई कोर्ट में है, उम्मीद ये की जा सकती है और करनी चाहिए कि सिंध हाई कोर्ट के जजेस मुकम्मल इंसाफ करेंगे, इस मामले को देखेंगे कि जिस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह अहकामात दे चुकी है फिर उसकी खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे याद है जब ये मामला आया था तो उस वक्त जो चीज़ें जो इंकशाफात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हुए थे वो बहुत तशवीशनाक थे कि कैसे अपनी मर्ज़ी से रेटिंग जारी की जाती है, कैसे किसी चैनल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रेटिंग जारी की जाती है, फिर कैसे चंद बड़े नामों का आपस में गठजोड़ है और ये सारा ये मकरू खेल खेला जाता है। उस वक्त साकिब निसार साहब थे, उमर बंदियाल साहब थे, इजाज़ुल हसन साहब थे, फैसला भी आया, सख्ती मार्क्स भी आए और फिर उस वक्त कुछ तजावीज़ भी आई थी। तो अब एक तो यह है कि जो हमारा इदारा है पैमरा, उसको ये बात देखनी चाहिए कि ये बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से कही थी कि आप इस मामले को देखें, उनको ये बात देखनी चाहिए। पैमरा एक रेगुलेटर है, उसको ये चीज़ देखनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि उस वक्त ये जो पैमरा का रोल था उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई थी इसी केस की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा था कि पैमरा जो रेगुलेटर है उसको मजबूत किया जाए, उसको इतना मजबूत किया जाए कि वो माफियाज को हाथ डाले। लेकिन अगर पैमरा खामोश रहेगा, खामोश तमाशाई बना रहेगा, आंखें बंद किए रखेगा, तो फिर वो अपने रेगुलेटर का किरदार तो अदा नहीं कर रहा। तो ये बहुत अफसोसनाक है फिर कि अगर रेटिंग का ये जो धंधा सारा जो खेल खेला जा रहा है, मकरू खेल खेला जा रहा है, जो मिल मिला की चीज़ें हो रही हैं और पैमरा उस पर खामोश है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पैमरा पे आती है, सबसे ज़्यादा सवालात पैमरा पर उठते हैं। हुकूमत तो बाद में है, पैमरा हुकूमत का एक इदारा है और ये असल काम, असल जिम्मेदारी पैमरा की है। ये मामला पैमरा को देखना चाहिए और आप देखते हैं सिंध हाई कोर्ट में जब पैमरा जवाब जमा कराएगा तो उसका भी हम जायज़ा लेंगे और बताएंगे अपने नाज़रीन को कि पैमरा इस हवाले से क्या कह रहा है। ठीक है जी। अच्छा सदी की रेटिंग के कारोबार से भारत में जो रिपब्लिक टीवी का स्कैंडल सामने आया, आपको पता है, और वहाँ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी चलाई जा रही हैं, क्या रेटिंग के फ्रॉड को पाकिस्तान में भी एक क्राइम करार नहीं देना चाहिए? बड़ी ज़रूरत है मेरे ख्याल से इस बात की। ये बिल्कुल क्राइम है। देखें अगर देखें रेटिंग के लिए अगर हमने ये भी देखा है कि बाज़ ऐसी इश्तिहारी कंपनियां जिनका एक ऐसा राब्ता है, एक ऐसा गठजोड़ है कि वो बाज़ प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी का एजेंडा वहाँ पर वो जो है वो फॉलो करवाती हैं, वो उस एजेंडे पर प्रोग्राम करवाती हैं और फिर रेटिंग कंपनीज़ जो हैं उस प्रोग्राम की रेटिंग हाई कर देती हैं। इस तरह के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं और इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो क्या ऐसी NGO, क्या ऐसे इदारे, क्या ऐसे लोग जो पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में दिखाना चाहते हैं, क्या वो इस सारे खेल के साथ वो भी हिस्सेदार हैं कि वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम इस तरह नेगेटिव पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें करेगा, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए, सियासी इंतशार के लिए और साथ ही पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, और रेटिंग कंपनी उसकी रेटिंग ज़्यादा जारी करेगी और फिर वो इश्तिहारी कंपनी उसको इश्तिहार देगी। तो ये सारा नेक्सस देखा जाना चाहिए। लोगों के बहुत शुक व शुबहात हैं कि ये कौन है जो ये सारे इस खेल को कंट्रोल कर रहा है। ये शफाफ होना चाहिए, एक से ज़्यादा कंपनीज होनी चाहिए, पैमरा को रेटिंग जारी करनी चाहिए
पहले रेटिंग का सारा ये मामला पैमरा के सामने जाना चाहिए, पैमरा के पास है और फिर पैमरा रेटिंग जारी करे। ये क्या कि एक कंपनी जो है वो रेटिंग जारी करती है और पैमरा उसको देख ही नहीं रही। और आपको पता है इस हवाले से पहले भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ चुका है। और जैसे आपने भारत की बात की, बिल्कुल जैसे वहाँ पर ये जुर्म है, क्रिमिनल वहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही है, पाकिस्तान में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए जहाँ जहाँ पर 2 नंबरी हो रही हैं। और साथ ही देखना चाहिए कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, क्या वो चेहरे तो नहीं हैं जो पाकिस्तान के अंदर नेगेटिविटी फैलाने के लिए, नेगेटिविटी दिखाने के लिए भी सरगर्म है और काफ़ी उनको फंडिंग भी होती है पाकिस्तान से बाहर से। ठीक है। अच्छा सदीक, कि पाकिस्तान में रेटिंग का जो कारोबार है, मिली भगत एक अरसे से जारी है, ये नई बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अब खुलकर इसके खिलाफ आवाज़ें भी उठने लगी हैं। पहले लोग इतनी आवाज़ उठाते नहीं थे। अब इस झूठी रेटिंग के तहत जो इश्तिहारात के सौदे किए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कमर्शियल कंपनीज को बाकायदा धोखा दिया जा रहा है? उनको धोखा नहीं देने के मुतरादिफ ये बात? जी देखिए, ये तो अगर एक प्रोग्राम की रेटिंग ही नहीं है और उसको रेटिंग दी जा रही है तो ये वाज़ेह तौर पे धोखा है। और मेरा ये ख्याल है कि इश्तिहारी कंपनियों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। एक तो मैंने आपको बता दिया ना कि वो इश्तिहारी कंपनियां हैं जो बज़ाहिर इश्तिहार दे रही हैं लेकिन मकसद कुछ और है, पैसे किसी और मद में दिए जा रहे हैं, उनका इनके साथ नेक्सस उस समझ आता है। लेकिन जो जनरल इश्तिहारी कंपनियां हैं जो इनकी रेटिंग देकर देती हैं, उनको एक बार क्रॉस चेक करवाना चाहिए कि आया ये रेटिंग दुरुस्त है भी सही या नहीं। यानी उनको अगर बताया जा रहा है कि ये इस स्लॉट में ये प्रोग्राम जो है वो नंबर 3 में है, नंबर 4 में है, और पता चले कि वो तो 15वें नंबर पे है, तो ये उन इश्तिहारी कंपनी को भी देखना चाहिए। और ये पाकिस्तान के मेन जो रेगुलेटर्स हैं, इदारे हैं, उनको भी देखना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, रेटिंग का खेल मकरूह धंधा बंद होना चाहिए, शफाफ सारा काम होना चाहिए, लोगों का उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं सबको पता है कि कोई नहीं देखता, लेकिन उनकी आप रेटिंग उठा के देख लें तो उनको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे पाकिस्तान में देखे वो सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जाने से पहले देखिए ये चीज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।